अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फकर पे खुश आमदीद। जब समुद्री ड्रोन का तजर्बा हो गया और रूस ने मैदान जंग के अंदर यानी अमली तौर पर समुद्री ड्रोन से यूक्रेन के बहरी जहाज का शिकार कर लिया है। और ये आम मामूली बहरी जहाज नहीं था, ये लगूना स्टाइल का बहरी जहाज था जो है ना, जिसको यूक्रेन अपना जंगी बहरी बेड़ा करार देता था। उस बेड़े का रूस के जो समुद्री ड्रोन है उसने बेड़ा गर्क कर दिया है। ना सिर्फ ये कि रूस की तरफ से पहली मर्तबा समुद्री ड्रोन का इस्तेमाल करके जो मुकर्रर हदफ था उसको हासिल किया गया, बल्कि रूस की तरफ से यूक्रेन के एक और अहम मरकज़ पर अटैक किया गया है। और ये मरकज़ जो यूक्रेन का जो ड्रोन्स कंट्रोल सेंटर था उसको हिट किया गया है मिसाइल्स के ज़रिए। अब ये जो सिचुएशन है इसके बारे में रूसी हुकाम का ये कहना है कि रूस की तरफ से ये जो हमले किए गए हैं ये यूक्रेन के उन हमलों का जवाब है जिसमें यूक्रेन की तरफ से रूस के एटमी रिएक्टर को निशाना बनाया गया था। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों में रूस और यूक्रेन के दरमियान ना सिर्फ जंग में तेज़ी आएगी, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से रूस और यूक्रेन की जंग को रुकवाने के लिए जो कोशिशें हो रही हैं, मुझे ऐसे लगता है कि वो कोशिशें भी मुतासर होंगी। कैसे, यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे। अब ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो रूस की तरफ से समुद्री ड्रोन का पहला तजुर्बा किया गया है और वो भी अमलन तजुर्बा किया गया है, ये तजुर्बा कैसे मुमकिन हुआ। रूस ने ये समुद्री ड्रोन्स जिनको सी बेबीज़ भी कहा जाता है उसको तैयार करने की टेक्नोलॉजी कब एक्वायर की, और ये मुस्तकबिल के अंदर ये जो बहरी जंगें हैं इनमें ये सी बेबीज़ अब किस तरह का रोल प्ले करेंगी। इंपॉर्टेंट सूरत हाल है, इसके ऊपर बात करते हैं और ये जो सवालात हैं इनके जवाबात तलाश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले बात करते हैं अमेरिका यूरोप ईरान तनाज़े की, क्योंकि ये तनाज़ा अब एक मरतबा फिर मुझे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन ने एक मरतबा पहले ये कोशिश की थी कि वो ईरान के साथ एक नई जो डील है, न्यूक्लियर डील, वो कर लें। और इसके लिए जनेवा में मुज़ाकरात भी किए गए थे, लेकिन वो मुज़ाकरात नाकाम हो गए, जिसके बाद 3 यूरोपीय ममालिक की तरफ से 31 अगस्त की डेडलाइन दी गई थी ईरान को। और ईरान को ये बात कही गई थी कि अगर उसने 31 अगस्त तक ये जो न्यूक्लियर का इशू है, ख़ास तौर पर इनरिच यूरेनियम का, इस इशू को सेटल करने के हवाले से कोई काबिल अमल सल्यूशन ना दिया, तो फिर 31 अगस्त के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से जो ईरान के ऊपर पाबंदियां आयद की गई थी वो पाबंदियां भी दोबारा इम्पोज की जा सकती हैं। और उसके साथ साथ ईरान की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ हैं उनको महदूद करने के लिए दीगर ज़राए भी इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं। अब इस हवाले से ये जो इशारा है वो ये नज़र आ रहा है कि ईरान ने यूरोप और अमेरिका के सामने घुटने टेकने से इनकार कर दिया है और ईरान ने किसी तरह का अपनी यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम को कॉम्प्रोमाइज़ करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने मुश्तरका तौर पर ईरान पर दोबारा पाबंदियां आयद करने के लिए ख़त सलामती कौंसिल को तहरीर कर दिया है। और इस ख़त में सलामती कौंसिल से इस बात का मुतालबा किया गया है कि ईरान के ऊपर जो 2015 की जो है वो उससे पहले पाबंदियां आयद की गई थी, वो पाबंदियां दोबारा ईरान के ऊपर नाफज की जाएं। और ये जो 3 ममालिक हैं यूरोपीय, इन्होंने मुतालबा किया है कि अगले 30 रोज़ के अंदर अगर ईरान, यूरोप और अमेरिका के दरमियान ये जो न्यूक्लियर डील है ये तय नहीं पाती, तो 30 दिन के बाद वो जो पाबंदियां जो मुआहदा किया गया था ओबामा दौर में ईरान और अमेरिका के दरमियान, जिसमें ये 3 ममालिक भी गारंटर के तौर पर शामिल थे, तो वो पाबंदियां जिनको उठाया गया था न्यूक्लियर डील होने के बाद, वो तमाम पाबंदियां ईरान के ऊपर दोबारा नाफिज की जाएं। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक तीनों यूरोपीय ममालिक ने यह कदम अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को लिखे गए एक ख़त के ज़रिए उठाया है, जिसमें ईरान पर सख्त अदम तामील का इल्ज़ाम आयद किया गया है और कहा गया है कि तेहरान के हाथ में मौजूद अफजूदा यूरेनियम का हुजम और उसकी शरह का कोई शहरी इस्तेमाल का जवाज़ नहीं है। यूरोपीय ममालिक ने कहा है कि अगले 30 रोज़ तक वो ईरान के साथ
साथ सफारती राब्ते जारी रखेंगे और अगर ईरान की तरफ से ठोस पेशरफ्त हुई तो वो पाबंदियों की बहाली को मौखर कराने के लिए भी सलामती कौंसिल से रुजू करेंगे। लेकिन अगर अगले 30 रोज़ में कोई ठोस पेशरफ्त नहीं होती तो फिर इस खत की रोशनी में अक़वाम मुत्तहिदा दोबारा जो पाबंदियां हैं ईरान के ऊपर वो इम्पोज करेगा। ईरान ने ये जो 3 यूरोपीय ममालिक हैं इनके फैसले को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है और ईरान ने करार दिया है कि ये इक़दाम बैनुल अक़वामी एटमी एजेंसी के साथ जारी मुज़ाकरात और तफ्तीशी अमल शदीद मुतासर करने के मुतरादफ़ है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का ये कहना था कि ये अमल इश्तियाल अंगेज़ और गैर ज़रूरी है और इसके मुनासब जवाबी इक़दामात होंगे। ईरानी हुक्काम ने यह भी कहा है कि वो सलामती कौंसिल के दीगर अरकान के साथ बातचीत भी जारी रखेंगे और अमेरिका की तरफ से भी यूरोपीय ये जो ममालिक हैं इनकी तरफ से तहरीर किए गए ख़त का खैर मकदम किया गया है और अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि वो E3 के साथ मिलकर इस अमल को मुकम्मल करने के लिए ताउन करेंगे। अलबत्ता सलामती कौंसिल में अमेरिकी मंदूब का ये भी कहना था कि अमेरिका ईरान के साथ बराह रास्त जो मुज़ाकरात हैं उसके लिए जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं वो भी खुला रखे हुए है और ईरान के साथ पुरअमन मुज़ाकरात के लिए दस्तयाब है। ईरान जब चाहे ये जो न्यूक्लियर इशू है इसको सेटल करने के लिए अमेरिका से राब्ता कर सकता है। अब ये जो सिचुएशन है ये मुझे एक मर्तबा फिर गंभीर होती हुई नज़र आ रही है क्योंकि एक जानिब इसराइल ने गज़ा के ऊपर ना सिर्फ उसमें दाखिल हो गए हैं बल्कि गज़ा का एक बहुत सारे हिस्से पर उन्होंने कब्ज़ा भी कर लिया है और वो अपने इस अमल को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके साथ साथ डेली बेसिस पर मज़लूम फ़लस्तीनियों का कत्लेआम भी जारी है और महज 24 घंटे के दौरान इस्राएली फौजियों की तरफ से 50 के करीब जो फ़लस्तीनी औरतें, मर्द और बच्चे हैं वो शहीद किए जा चुके हैं। इसके साथ साथ गज़ा में जो गज़ाई बहरान है वो भी शिद्दत इख्तियार करता चला जा रहा है। ये वो तमाम अवामल हैं जिसका इजहार इस मरतबा OIC के वज़रा ख़ारजा के इजलास में भी किया गया और तुर्की ने इस वज़रा ख़ारजा इजलास से खिताब करते हुए वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार किया कि ये जो अल्फाज हैं अब वो ख़त्म हो चुके हैं। अब हमारे पास वो अल्फाज नहीं है जिसके ज़रिए हम इस अमल की मज़म्मत कर सकें। अब हमें महज रस्मी मज़म्मत से या ज़ुबान से अल्फाज अदा करने की बजाय कुछ और भी करना होगा। ये वो सिचुएशन है जो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि अब इस्लामी ममालिक में भी इसराइल के ख़िलाफ़ जो रद्द अमल है वो बढ़ रहा है, गुस्सा भी बढ़ रहा है और उसके लिए ये जो अब ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस हैं या ईरान के ऊपर जो दोबारा अटैक करने की बातें की जा रही हैं, इसराइल की तरफ से जो दोबारा धमकियां दी जा रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ये धमकियां जो हैं या कोई मुमकिन ईरान के ऊपर अटैक मुस्लिम उम्मा को मुत्तहिद कर दे, मुस्लिम ममालिक को मुत्तहिद कर दे कि वो इसराइल को सबक सिखाएं, क्योंकि हालात इस तरफ ही जाते हुए मुझे महसूस हो रहे हैं। और ईरान जिस तरीके से मैंने आपसे गुजारिश की है कि वो इस सारे अमल पर किसी तरह की लचक दिखाने के लिए तैयार नहीं है। वो IAEA को वो जो हुजम है उसके पास अफजूदा यूरेनियम का तकरीबन 409 kg वो उसके बारे में या उसकी लोकेशन के बारे में भी IAEA के साथ जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करने के लिए तैयार नहीं है। ईरान ने वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार कर दिया कि IAEA को ईरान के एटमी मराकज़ का महज उस वक्त विज़िट करने का या उनके साथ जो पुराने मामलात थे उसको बहाल करने का सूरत सिर्फ वही काबिल अमल होगी जब IAEA मुस्तकबिल में ईरान को इस बात की गारंटी दे कि उसकी न्यूक्लियर साइट्स पर किसी तरह का कोई अटैक नहीं होगा। तो ईरान अपने जो मुतालबात हैं उसको लेके बेलचक है। अमेरिका और E3 अपने अपने इश्यूज़ को लेकर जो है वो बेलचक हैं और इसराइल जो है, नेतन्याहू जो है वो गज़ा और ग्रेटर इसराइल को लेके बेलचक है। तो ये एक नई सिचुएशन डेवलप हो रही है और इसी ये जो गैर लचकदार रवैया है वो हमें
ہمیں رشیا اور یوکرین کی طرف سے بھی دیکھنے کو مل رہا ہے، جس کا عملی مظاہرہ ہمارے سامنے اس صورت میں آیا کہ خود یہ جو ہیں روس، اس کی طرف سے یہ جو سی بیبی ہے اس کے ذریعے اٹیک کیا گیا، اور روس نے اس اٹیک کی ویڈیو ہے اس کو بھی جاری کیا، جس میں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ ایک چھوٹی سی کشتی وہ آئی ہے اور اس نے آ کر رشیا کے بحری بیڑے کو اٹیک کیا ہے، جس کے نتیجے میں ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا اور یہ جو بحری بیڑا تھا اس کا یہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ روس کی طرف سے یہ پہلا جو ہے سی بیبی کے استعمال کا یہ پہلا واقعہ ہے، اور جو یوکرین کا سب سے بڑا بحری جہاز ہے جس کو سمفروپول کہتے ہیں، اس کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور یہ واقعہ دریائے ڈینیوب کے ڈیلٹا میں پیش آیا جو یوکرین کے علاقے اودیسا میں شامل ہے۔ اور روسی وزارت دفاع کے مطابق یہ پہلا موقع ہے کہ کسی یوکرینی بحری جہاز کو سمندری ڈرون یعنی سی بیبی کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ یہ جہاز لاگونا کلاس میں شمار کیا جاتا ہے، جو ریڈیو، الیکٹرانک، ریڈار اور آپٹیکل جاسوسی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اب اگر جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سمندری جو ڈرون ہیں روس کی طرف سے یہ استعمال کرنے کا یہ پہلا واقعہ ہے۔ یہ جو لاگونا کلاس کا بحری جہاز ہے یہ یوکرین نے 2019 میں لانچ کیا تھا، 2021 میں یہ فعال ہوا تھا، اور یہ حملہ دریائے ڈینوب کے ڈیلٹا میں کیا گیا، اور روسی وزارت دفاع کے مطابق یہ جو ویڈیو جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ کیا ہے اس کے ذریعے اس کو نشانہ بنایا گیا۔ یوکرین نے بھی اس کی واقعے کی جو ہے وہ تصدیق کی ہے، اور یہ بات اہمیت کی حامل ہے کہ یوکرین نے اس سے پہلے اپنے مگورا V5 کلاس کے سی بیبیز کے ذریعے روس کے 10 بحری جہاز تباہ کیے تھے یا ان کو نقصان پہنچایا تھا۔ یہ پہلا موقع ہے جب روس کی طرف سے سی بیبیز کا استعمال کیا گیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اب نئے جو ڈرونز بنے ہیں بحریہ کے لیے وہ بھی بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں مستقبل کی بحری جنگوں کے لیے۔ بتایا یہ گیا ہے کہ یہ جو سمندری ڈرون ہے یہ پلاسٹک یا فائبر گلاس سے بنا ہوا ہے، ریڈار سے چھپنے کے لیے اس کے اوپر لوہا یا اس طرح کی کوئی چیز استعمال نہیں کی جاتی۔ یہ 7 سے 5 میٹر لمبا تھا اور آؤٹ بورڈ موٹر یا واٹر جیٹ سے چلتا ہے۔ اس کی رفتار 40 سے 80 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، رینج 800 کلومیٹر تھی، اور سٹارلنک کنیکشن کی وجہ سے اس کی رینج ہے اس میں بھی اضافہ ہوا۔ اس میں کیمرہ، رات کو دیکھنے والے آلات، جی پی ایس اور سینسر سسٹمز بھی نصب ہیں جو لائیو ویڈیوز بھی بھیجتے ہیں۔ اچھا، اس والے ڈرون کا جس کا میں بھی آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں، اس میں تقریباً 800 کلوگرام جو بارودی مواد تھا وہ اس میں موجود تھا، اور یہ جو سی بوٹ ہے یا سی بیبی ہے یہ 800 کلوگرام دھماکہ خیز مواد کو کیری کر کے یوکرین کے جہاز تک پہنچی۔ وہاں پر اس نے خود کش جو ڈرون ہے اس نے جا کر اس بحری جہاز کو ہٹ کیا، جس کے بعد وہ بحری جہاز تباہ و برباد ہو گیا۔ ایک اس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ یوکرینی سولجر جو ہے وہ مر گیا ہے، جبکہ 6 کے قریب زخمی ہوئے ہیں۔ اور یہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی اب مستقبل میں استعمال ہوگی، کیونکہ یہ جو جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ اب جو لڑائی ہے وہ انفیکٹ ریڈار سے بچنے کی لڑائی ہے یا ریڈار جیمنگ کی لڑائی ہے، کیونکہ ریڈارز کو چکمہ دینا یا ریڈار کو جام کر کے آپ دشمن کو مفلوج کر سکتے ہیں، جس کی مثال یہ پاکستان نے دی تھی 6 اور 7 مئی کی درمیانی شب جب انڈیا نے اٹیک کیا تھا۔ تو پاکستان نے جو الیکٹرانک وارفیئر
को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इंडियन जहाज़ों का जो कंट्रोल था, उसका कंट्रोल टावर से जो राब्ता था वो भी मुनक़ता कर दिया, उनके रडार्स को जाम कर दिया, जिसके नतीजे में वो बिल्कुल ओपन हो गए पाकिस्तानी फ़िज़ाइया के सामने और पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने उनको हिट किया, 7 तैयारे मार गिराए। तो इसका मतलब ये है कि अब ना सिर्फ फ़िज़ाई बल्कि मुस्तकबिल की बहरी जंगों में भी यही ड्रोन्स इस्तेमाल होंगे जो भारी भरकम जहाज़ों को डुबोने के लिए काफ़ी हैं। अब ये जो समुद्री ड्रोन्स हैं, अगर देखा जाए तो ये बहरी जंग में बहुत ज़्यादा जो है वो मौसर साबित हो सकते हैं, क्योंकि लाखों मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने के बाद आप एक बहरी जहाज़ बनाते हैं और एक ड्रोन जो समुद्री ड्रोन है 4 मीटर लंबा है, 800 केजी का धमाका खेज मवाद लेके आता है और महज उसकी तैयारी पे 50,000 से 1 लाख डॉलर खर्च होता है, वो जनाब 20-30 मिलियन या 50 मिलियन के जहाज़ को डुबो देता है। तो फिर ये वाले जो इक्विपमेंट्स हैं इनको इस्तेमाल करना ये ज़्यादा बेहतर भी है और ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट भी है, और ये मुस्तकबिल की लड़ाइयों को एक नई जेहत देने के लिए भी काफ़ी है। और मैं तो ये चाहूँगा कि पाकिस्तान भी जो है वो ये जो सीड बेबीज़ हैं इनकी तैयारी के लिए जो है वो काम करे और जल्द अज जल्द इस तरह के जो सी बेबीज़ हैं उनको तैयार करे ताकि मुस्तकबिल के जो बहरी जंगें हैं उनका नक्शा पलटा जा सके। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी, मैंने सोचा आपको शेयर कर दूं, क्योंकि रूस के ऊपर जो भी रिसेंट अटैक किया था यूक्रेन की तरफ से, जो रशिया के एक रिएक्टर पर उन्होंने हिट किया था, उस रिएक्टर पर तो उस ड्रोन्स के ज़रिए कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता उसका जो जनरेटर था जो इस रिएक्टर को चला रहा था या उसके जो दीगर सिस्टम्स के अंदर बैकअप जनरेटर था वो हिट हुआ था। अलबत्ता अगर ज़्यादा नुकसान होता तो फिर ताबकारी भी फैलने का अंदेशा था। अलबत्ता उसके बाद रूस ने इस रिएक्टर को बंद कर दिया था हिफाजती नुक्ता निगाह से, लेकिन ये बात उस वक्त भी कही गई थी कि हम जो है इस हमले का बदला लेंगे। तो बदला उन्होंने ले लिया, उन्होंने ड्रोन्स का कंट्रोल सेंटर भी उड़ा दिया और लगूना क्लास की जो बहरी जहाज़ है उसको भी उड़ा दिया और सी बेबीज़ को वो मंजर आम पर ले आए। तो ये एक इंपॉर्टेंट पेशरफ्त है, अपने ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।